तो यार फाइनली धुरंधर का एक पायरेटेड वर्जन कैम से बना हुआ पाकिस्तान में रिलीज हो ही गया, बल्कि लीक हो ही गया। और मैंने इंटरनेट की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए उसे देख लिया ताकि मैं अपने चैनल के ऊपर वीडियो बना सकूं। ऑल दो मैं पायरेसी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, बट यहाँ पर मैं क्या करूं, पाकिस्तान में ये मूवी प्रॉपरली रिलीज होनी ही नहीं थी। बट इस पर मेरा बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और इस टाइम पे बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपने इंडियंस के और जो है ना इंटरनेशनल ऑडियंस के तो काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देखे होंगे, लेकिन जिस कंट्री के ऊपर ये फिल्म बेस है, एक दफ़ा उस कंट्री के लोगों से तो पूछ लो कि क्या चीज़ें इन्होंने सही दिखाई हैं और क्या चीज़ों के अंदर इन्होंने प्रॉपर जो है ना वो पॉलिटिकल जेंगोइज्म घुसाया है। और वही चीज़ प्रॉपरली एक्सपोज करने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको प्रॉपर बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर इन्होंने प्रॉपरली जो है ना वो बुलशिट ऐड किया। सॉरी फॉर माई बैड वर्ड। तो यार इस मूवी का कंपैरिजन मैं इंडिया की बाकी स्पाई मूवीज के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला, क्योंकि ये उससे काफी ज्यादा बेहतर है, लाइक लिटरली काफी ज्यादा बेहतर है। लेकिन इस मूवी का कंपैरिजन मैं करूंगा इसके ही बड़े भाई धुरंधर 1 के साथ, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से काफी ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों मूवीज के अंदर। धुरंधर 1 मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी, ऑल दो उसके अंदर भी पॉलिटिकल जेंगुइज्म था, लेकिन इतना बर्दाश्त किया जा सकता है। बट धुरंधर पार्ट 2 द रिवेंज में जिस तरीके से उन्होंने इतना भर भर के पॉलिटिकल जेंगुइज्म घुसाया और क्या चीजें इन्होंने अंदर दिखाई हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा तो आपकी भी आंखें एक दफा खुल जाएंगी कि भाई करना क्या चाह रहे हो, मोदी को मतलब आप लोगों ने क्या ही बना लिया। मैं आगे आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, सब कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, हर एक सीन के बारे में बात करेंगे, और क्या ऐसी फिल्म मेकिंग की टेक्निक्स हैं जिसको आदित्य धर ने यूज करके आप लोगों को मैनिपुलेट किया, वो मैं आज आपको बताता हूं। तो यार सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरीके से इन्होंने आपको इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर रायट ने मिलके जसकीरत सिंह जस्सी जो है उसके फादर को मार दिया, क्योंकि कोई लैंड डिस्प्यूट था और कोई पॉलिटिकल इशू था। सेम वहां पे भी मसला, एक बंदे की डेथ हुई, रायट ने मिलके मारा। यहां पर इन्होंने काफी ज्यादा स्मार्टली प्ले करने की कोशिश की है। इनको लगा कि कोई भी इंसान जो है वो नोटिस और कॉल आउट नहीं करेगा, लेकिन भाई हम यहाँ पे बैठे हैं, हमें भी फिल्म मेकिंग आती है। यहां पर इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जब ऑन द अदर हैंड यहां पर रायट से बंदा मरवाया तो उसको लिंक कर दिया इस्लाम के साथ। इंडिया में जब कोई बंदा मर रहा है तो इट्स टोटली जस्टिफाइड, क्योंकि वहां पर उस टाइम पे सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे मोदी की गवर्नमेंट नहीं थी। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में जब बंदा मर रहा है तो वो क्यों मर रहा है, क्योंकि आईएसआई ने एक बंदे को फर्नीचर की दुकान डाल के देनी थी। लाइक कम ऑन ब्रो, लिटरली आईएसआई का आपको लगता है कि ये काम है कि वो लोगों को फर्नीचर की दुकान डाल के दें? मतलब आईएसआई गई, उन्होंने पहले एक बहुत बड़ा जो है ना इसके ऊपर प्लानिंग प्लॉटिंग की कि यार किस तरीके से इस बंदे को फर्नीचर की दुकान डाल के दें, इस बंदे को तो ये दुकान पसंद आ गई है, क्या किया जाए। चलो ऐसा करते हैं कि इसके बारे में, क्योंकि ये सिख है, नॉन मुस्लिम है, तो इसके बारे में हम एक जो है ना फेक न्यूज़ फैला देते हैं, फेक ब्लास्फेमी के केस फैला देते हैं। अब मैं इस चीज़ से डिनाई नहीं कर रहा कि पास्ट में पाकिस्तान में इस तरीके के केस हुए हैं, आई डू एग्री, पाकिस्तान में इस तरीके के केस हुए हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए और इस चीज़ को हमें कंट्रोल भी करना चाहिए, और पास्ट इन द 5-6 ईयर्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हुई भी है। बट अगर हम पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें और नैरेटिव के ऊपर बात करें तो किस तरीके से इन्होंने जो है ना ट्राई किया पाकिस्तान को थोड़ा सा और बदनाम करने की। मतलब आईएसआई इतना ज़्यादा वेली बैठी है कि उन्होंने फर्नीचर की दुकान डाल के देनी थी, तो पहले जो है ना ब्लास्फेमी की, उन्होंने प्रॉपर जो है फेक न्यूज़ फैलाई, उसके बाद उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, फिर उसके बाद उन्होंने उनको पेट्रोल दिया और कहा कि ठीक है इसको और इसकी बीवी को जला के मार दो, और उसके बाद वो दुकान जो है अपने बंदे को दे दी। कम ऑन ब्रो, किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं। यहां पर इन्होंने एक जो है ना पैरेलल्स ड्रॉ करने की कोशिश की है कि इंडिया में मोदी सरकार नहीं थी, सिस्टम ने कुछ किया नहीं, उसका बाप मर गया, इसके बाद जितने भी एक्शन वो लेगा वो सब के सब जस्टिफाइड है। उसका एक बाप मर गया, अब वो पाकिस्तान में भी जाके मारे लोगों को, जिस तरीके से जेम्स बॉन्ड होता है उसके पास राइट टू किल है, वो किसी भी इंसान को बगैर किसी जो है ना एक्सप्लेनेशन के मार सकता है। सेम उसी तरीके से इन्होंने अपने स्पाइस के साथ रखा हुआ है कि वो किसी भी इंसान को चाहे इंडिया में चाहे पाकिस्तान में मारते जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके बाद इस मूवी का जो स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस था वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, जिसके अंदर जसकीरत सिंह जस्सी जो है वो अपनी जो बहन है उसके साथ जितना जुल्म हुआ है उसका एक तरीके से सॉर्ट ऑफ बदला ले रहा है। अब ये जितना ज्यादा गोरी और जितना एक इन्होंने वन शॉट सीक्वेंस जो है वो ट्राई की है पुल आउट करने की, काफी ज्यादा अच्छे से उन्होंने उसको क्राफ्ट किया है, और इसके अंदर जो ब्रुटैलिटी थी वो काफी ज्यादा अच्छी लगी, मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। एक जो सीन यहाँ पर हो सकता था कि इन्होंने हमें जो उसके बाप वाली स्टोरी है वो बाद में दिखाई, जब वो सब लोगों को मार लेता है उसके बाद हमें पता चला कि आखिर वो ये चीज़ कर क्यों रहा है।
ऑल्दो इट्स अ गुड थिंग, हम काफ़ी ज़्यादा हुक रहते हैं, लेकिन ये और भी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है जब हमें पता चलता है कि ऑलरेडी ये क्यों इस तरीके से कर रहा है। क्यों ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब वो एक सिख इंसान को लाइक उसके लोअर पार्ट में गोली मारता है तो हम वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सर में गोली मार दे, बंदा मार दे, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि इन सब ने मिलके उसकी जो बहन है उसका रेप किया होता है, इस वजह से वो उसको उसके लोअर पार्ट पे गोली मारता है। लेकिन ये चीज़ अगर हमें स्टार्टिंग से ही पता होती तो हम काफ़ी ज़्यादा और इमोशनली कनेक्ट करते और कंफ्यूज होने की बजाय हम बल्कि उस बंदे के लिए चेयर कर रहे होते कि भाई इस बंदे ने अच्छा किया, इसको इसी तरीके से मारो, इस बंदे ने उस लड़की के साथ ठीक नहीं किया तो इसकी यही मौत होनी चाहिए थी। तो यार इसके बाद हमें लियारी के अंदर रहमान बलोच की डेथ के बाद काफ़ी ज़्यादा एक पावर स्ट्रगल देखने को मिलता है, जहाँ पर जो हमारा करेक्टर है जो कि हमजा अली मज़ारी का करेक्टर है, वो उज़ैर बलोच को प्रॉपर उसकी गद्दी पर बिठाता है। और ऑब्वियस सी बात है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी ये शक नहीं लेके जाना चाहता कि भाई जितनी गैंग थी वो सारी की सारी मर गई, मैं अकेला जिंदा बच के वापस आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा फुलिश होता है कि अगर वो अपने आप को यहीं से एक फ्रंट फुट पे आके खेलने की कोशिश करता। बट दे डिड अ गुड जॉब हेयर। वो उज़ैर बलोच को उसकी गद्दी पे बिठाता है और कहते हैं कि भाई तूने ही बदला लेना है, मतलब यहीं से वो उज़ैर बलोच को सेटअप करने की तैयारी में होता है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास अरशद पप्पू का कैरेक्टर है जो कि उज़ैर बलोच और उसकी गैंग को प्रॉपर फाइट देता हुआ नजर आता है। और यहाँ पर आदित्य धर की जो जितनी भी इंसानियत है, जितनी भी पीक डिटेलिंग है, वो सारी की सारी निकल जाती है, क्योंकि हमारा जो हमजा अली मज़ारी का कैरेक्टर है वो डायरेक्टली कहता है कि भाई आग लगा दो लियारी को, क्योंकि वो तो इंडिया से आया हुआ है, उसको पाकिस्तान में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी यहाँ पर मासूम लोग रहते हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है। वो बस ये कहता है कि जी आग लगा दो लियारी को, क्योंकि इंडिया में जो बैठे हुए लोग हैं उनको हमने खुश करना है। लाइक कम ऑन ब्रो, कोई भी इंसान इतना ज़्यादा इस लेवल पर नहीं गिर सकता। अगर इस टाइम पे आपके एजेंट आके पाकिस्तान में इस तरीके से आग लगा रहे हैं तो फिर उनमें और टेररिस्ट में क्या फ़र्क है? टेररिस्ट भी तो फिर आपके बॉर्डर पे जाके और वहाँ पर जाकर इसी तरीके की हरकतें करते हैं। तो फिर आप डायरेक्टली ये चीज़ क्लेम करें कि जो अननोन आपके मैन है वो डायरेक्टली टेररिस्ट हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान में आके मासूम लोगों को मार रहे हैं, उनके कारोबार ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आप जिस दिन ये चीज़ क्लेम कर लें उस दिन अपने डिस्क्लेमर में ये चीज़ भी राइट कर दीजिएगा कि हमारे जो अननोन मैन है वो हमारे एजेंट होने के साथ साथ हमारे टेररिस्ट भी हैं। एक और बहुत ज़्यादा पीक डिटेलिंग और प्रॉपर प्रोपेगेंडा वाला मोमेंट यहाँ पर हमें ये शो होता है कि जो बड़े साहब का कैरेक्टर इन्होंने मूवी के स्टार्टिंग से हमें टीज किया था वो और कोई नहीं बल्कि दाऊद इब्राहिम का कैरेक्टर था, जैसे कि ये चीज़ ऑलरेडी स्पॉइल ना हुई हो। बहरहाल हमें ये पता चलता है कि दाऊद इब्राहिम को, जो हमारा जमील जमाली का कैरेक्टर है, ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर्स बाय द वे। जमील जमाली का जो हमारा कैरेक्टर है इसने 90s में ही मरकरी के जरिए उसको जो है ना पॉइजन कर दिया था और वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरीके से मर रहा है। बट यह मेरा पॉइंट नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि जब वो ये लाइन बोलता है कि जब से ये गुजरात का चाय वाला आया है हमारे लोग बहुत ज़्यादा मरना शुरू हो गए हैं। नाउ लेट्स जस्ट सिट डाउन एंड थिंक अबाउट इट। मूवी का सबसे बड़ा विलन, मतलब इसके आगे कोई भी बड़ा विलन नहीं है इस मूवी में, वो बैठ के दूसरी पार्टी के बारे में तारीफ कर रहा है और वो ये कह रहा है कि जब से ये बंदा आया है, जब से ये बंदा आया, इससे पहले तो हम इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स करवाते थे, बहुत ज़्यादा लोग मरवाते थे, लेकिन जब से ये बंदा आया है तब से हमारे लोग मरना शुरू हो गए हैं। लेट मी टेल यू, जितने भी ये ड्रग डीलर्स, जितने भी ये बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक लोग होते हैं, ये कभी भी इस तरीके की बात नहीं करते, और वो भी उन लोगों के सामने जिनके सामने वो बहुत ज़्यादा अपनी ईगो शो करते हैं, हाथ नहीं मिलाना पसंद करते, और वो अपने सबसे बड़े राइवल के बारे में ये बात करेगा। पॉसिबल ही नहीं है, मतलब आप इस तरीके से इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समराइज किया था ध्रुव राठी ने अपनी रिसेंट वीडियो में। इमेजिन करो अगर एवेंजर्स में थैनोस कहता, अरे ये स्पाइडरमैन को जब से मैंने देखा है ना तब से तो मेरे हाथ कांपने लगे हैं। आपके दिमाग को ऑटोमेटिकली लगने लगता कि स्पाइडरमैन सबसे पावरफुल हीरो है एवेंजर्स। हालांकि ऐसी लाइनें विलन से बुलवाना बहुत ही स्टूपिड चीज है, अजीबोगरीब लगती है। जिसमें आगे आदित्य धर साहब जो है वो प्रॉपर ग्लेजिंग करते हुए नजर आते हैं हमें कि जो ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं मोदी जी, उन्होंने आखिर नोटबंदी क्यों की थी। मतलब ये पिछले 10-12 साल से ना बड़ी मिस्ट्री बनी हुई थी, किसी इंसान को पता ही नहीं चल रहा था कि यार आखिर नोटबंदी हुई क्यों थी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इस बारे में एक प्रॉपर मूवी बना दी जाए और उसके अंदर हम बताएं कि आखिर ये हमने किया क्यों था। इसमें हमें फाइनली राज से जो एक बड़ा राज है उससे पर्दाफाश होते हुए नजर आता है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए लगा के उनके एक स्टेट के जो इलेक्शंस हैं उनको रिग किया था।
उसके बाद पाकिस्तान ने 60,000 करोड़ और इंजेक्ट करना था जिससे वो प्रॉपर इलेक्शन जीत जाते, क्योंकि इंडियन जो है वो एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर तो वोट कर देते हैं या एक दारू की बोतल के ऊपर वोट कर देते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग, मसला नहीं होना चाहिए हमें इससे। बहरहाल कमिंग बैक टू द मूवी, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक स्टेट के इलेक्शंस के ऊपर, तो बाकी 27 स्टेट्स के लोगों का क्या कसूर था? बाकी 27 स्टेट्स के लोगों में इतनी ज़्यादा भुखमरी हुई, इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो मरे, लाइनों में लगे, बैंक में इतनी ज़्यादा डिटेल्स हुई, और इनकी जो आरबीआई है जो कि इनके प्रॉपर बैंक्स को मैनेज करता है, उनका कहना था कि इस नोटबंदी की वजह से टोटल 42 करोड़ रुपीस जो है उनकी करप्शन पकड़ी गई है। स्लो क्लैप फॉर मोदी साहब। तो यार एट दी एंड मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने अपनी ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो में भी बोला था कि अगर लोगों को ये मूवी पसंद नहीं आएगी तो सिर्फ एक वजह से, और वो है इसका पॉलिटिकल जैंगोइज्म। आदित्य धर बहुत ज़्यादा अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी मूवी बनाने की शायद कोशिश की है, शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर था, आई डोंट नो व्हाट हिज कंडीशन वाज जब उन्होंने ये प्रॉपर मूवी बनाई, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि ही इज़ अ वेरी गुड एंड टैलेंटेड डायरेक्टर। मतलब उन्होंने जिस तरीके से मूवी क्राफ्ट की है, अगर ये पॉलिटिकल जैंगोइज्म और पॉलिटिकल नैरेटिव और प्रोपेगेंडा हम मूवी के अंदर से निकाल दें, इट्स अ वेरी वेरी गुड मास्टरपीस। आप खुद सोचें कि आपने जब मूवी बनाने के लिए बैठे तो आपके पास तकरीबन 7.5 घंटे का फाइनल रन डाउन था। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम 2 मूवीज़ के अंदर कट डाउन करेंगे। ये एक डायरेक्टर की बहुत अच्छी निशानी होती है कि ही ऑलवेज शूट एक्स्ट्रा, ताकि पोस्ट प्रोसेसिंग और एडिटिंग में हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और रीशूट्स ना करनी पड़े। इससे हमें पता चलता है कि आदित्य धर इज़ सो गुड इन डायरेक्टिंग। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे इस मूवी से जो मसला है वो इसके पॉलिटिकल जैंगोइज्म की वजह से है। मतलब मैं बार बार बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था कि भाई बस कर दो, मतलब समझ गए हैं हम कि मोदी साहब जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट हैं। जैसे कि हमें पता है कि इन्होंने जमील जमाली का जो कैरेक्टर है वो 45 ईयर्स पहले पाकिस्तान में भेज दिया था। चलो मान लिया आपकी बात कि वो 45 ईयर्स पहले यहाँ पे आए थे, उन्होंने आके सारा जो है ना पॉलिटिकल निज़ाम कराची का, लियारी का टेक ओवर कर लिया, तो फिर उनके रहते हुए किस तरीके से अटैक्स हो गए। तो यार जब इन्होंने मूवी के अंदर इंडिया के ऊपर जितने भी अटैक्स हुए हैं वो दिखाए थे, तो सच में एक बहुत ज़्यादा इमोशनल हिट फील होता है आपको। लेकिन इसी इमोशनल हिट का फ़ायदा उठाते हैं आदित्य धर, और वो एक तरीके से अपना जो वोट बैंक है उसको बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोदी सरकार को अगेन से वोट दें। अगेन से वोट दे दो, हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं जाएगा, हम पायरेट करके अगली मूवी भी आप लोगों की देख लेंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। बट लेट मी टेल यू कि आप अगर इस तरीके की मूवीज़ बनाते रहेंगे, मीडिया तो आपका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है इंटरनेशनली, आपकी मूवीज़ भी इस तरीके से एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगी। ऑलरेडी इंटरनेशनली जितने भी फिल्म मेकर्स हैं वो इस चीज़ के ऊपर बात करना शुरू हो गए हैं। आपके अपने वन ऑफ द बिगेस्ट यूट्यूबर जो है वो इंडिया के ध्रुव राठी, वो ओपनली इस चीज़ को कॉल आउट करते हैं। टू बी ऑनेस्ट इस चैनल के ऊपर हम प्रॉपर जो है ना वो फिल्म मेकिंग के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब मैंने अपने तकरीबन 4 घंटे इस मूवी के ऊपर ज़ाया किए, आई थॉट कि इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं बाहर आऊँ और मैं आके इस चीज़ के ऊपर बात करूँ, मैं पाकिस्तानियों को भी ये चीज़ बताऊँ और इंडियंस को भी ये चीज़ बताऊँ अगर किसी के पास मेरी ये बात पहुँच रही है। क्योंकि आप अगर एक झूठ को 1000 दफ़ा बोलते हो तो फिर जो सच होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेड होना शुरू हो जाता है। एंड इट वॉज माई ड्यूटी कि मैं ओपनली आके अपने जो है रिव्यूज़ इसके ऊपर शेयर करूँ। मैंने पार्ट 1 देखा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। आप पार्ट 1 वाली मूवी जाके देखेंगे, वहाँ पर भी मैंने प्रॉपरली इस चीज़ के बारे में बताया था। इट्स अ वेरी गुड मूवी। पार्ट 2 इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मतलब जिस तरीके से इन्होंने फाइट सीक्वेंस क्राफ्ट किए हैं, जिस तरीके से इन्होंने एक्शन दिखाया, बहुत ज़्यादा अच्छा है। बस ये जो पॉलिटिकल जैंगोइज्म और जो प्रोपेगेंडा है ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।